नमस्ते सदावत सल्ले मातृभूमि। हम लोग एक विशेष विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं और मुझे लगता है ये लाइफ लॉन्ग देश के हर एक व्यक्ति को सुनना चाहिए। कानून की जानकारी रखने वाले को, पॉलिटिकल साइड में, और जो सोशल काम करने वाले हैं उन सबको इसकी जानकारी होनी चाहिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार एक व्यक्ति को इच्छा मृत्यु की अनुमति दी है। इच्छा मृत्यु की अनुमति को लेकर बहुत सारे कानून, भारत में बहुत सारा इतिहास है। मैं बताऊंगा कि आखिर उस इच्छा मृत्यु का मतलब खुद को डाई या मरने की अनुमति देना। वैसे तो हमारे यहाँ का कानून कुछ दूसरा ही राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है, आर्टिकल 21 की बात करता है। आर्टिकल 21 में हम लगातार कहते हैं कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी मेरा फंडामेंटल राइट है, लेकिन सवाल यह है कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में मृत्यु, आत्महत्या का अधिकार है क्या? पहले मुंबई हाई कोर्ट ने इस विषय पर एक जजमेंट दिया था मारुति श्रीपति दुब्बल का। मारुति श्रीपति दुब्बल के जजमेंट में ऑनरेबल मुंबई हाई कोर्ट ने यह कह दिया कि राइट टू लाइफ में राइट टू डाई शामिल है, इसलिए इंडियन पीनल कोड का उस समय आत्महत्या का प्रयास अवैधानिक है, आत्महत्या के प्रयास की सजा अवैधानिक है। हालांकि वो बाद में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आया, और जब वो केस सुप्रीम कोर्ट में आया तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको कंफर्म कर दिया। मतलब उसी तरह का दूसरा केस सुप्रीम कोर्ट में आया, उसको कंफर्म कर दिया। जब सुप्रीम कोर्ट ने उसको कंफर्म कर दिया तब नई बहस छिड़ी। क्या कोई व्यक्ति आत्महत्या करना चाहता है, उसको आत्महत्या करने दी जाए? ये एक बड़ा प्रश्न सामने आ गया। और अगर आत्महत्या करने दी जाए तो किस स्थिति में आत्महत्या करने की अनुमति दी जा सकती? तो मारुति श्रीपति दुब्बल के जजमेंट के बाद एक और जजमेंट पी रथिनम बनाम भारत संघ 1994 में आया। 1994 के इस जजमेंट ने मुंबई हाई कोर्ट के मारुति श्रीपति दुब्बल के जजमेंट को कंफर्म कर दिया, लेकिन सवाल तो खड़ा हो ही गया। इसके बाद एक और केस आया, ज्ञान कौर वर्सेस पंजाब राज्य 1996। 5 जजेस की बेंच बिठानी पड़ी, और 5 जजेस की बेंच ने तब यह निर्णय दिया 1996 में कि राइट टू लाइफ केवल फंडामेंटल राइट है, राइट टू डाई उसमें शामिल नहीं है। यानी कि किसी भी व्यक्ति को आत्महत्या करने की अनुमति नहीं है, किसी व्यक्ति को किसी को मारने की अनुमति नहीं है, कोई मिसकैरेज तक करने की अनुमति नहीं है। ऐसी परिस्थिति में 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने यह तय किया कि पी रथिनम का जो जजमेंट और मारुति श्रीपति दुब्बल जो उसका आधार था, ये जो जजमेंट है, ये जजमेंट कानून की नज़र में ठीक नहीं है, और भारत में किसी को भी आत्महत्या करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। ऐसी सिचुएशन में एक और बड़ी समस्या सामने आई। 2011 में एक बड़ा केस आया, हम सबको याद होगा, बहुत भयंकर, पूरे देश में वो चला था, अरुणा रामचंद्र शानवाग केस। वो एक नर्स हुआ करती थी, उनके साथ कुछ गलत किया था वहाँ पेशेंटों ने या डॉक्टर या जो वहाँ पर थे, और उसके बाद वो मतलब इतनी ज़्यादा उनको आघात हुआ कि वो लाइफ सपोर्ट पर चली गई। लंबे समय तक लाइफ सपोर्ट, लगभग 42 साल तक हॉस्पिटल में वो लाइफ सपोर्ट पर रहीं। ऐसी परिस्थिति में अब हॉस्पिटल ये कहता है, जैसे आपने मुन्ना भाई MBBS में देखा होगा कि भाई बेड खाली करो, ये जो ऑब्जेक्ट है इसका कोई मतलब नहीं होता। तो अरुणा रामचंद्र शानबाग का केस इसलिए सामने आया क्योंकि ज्ञान कौर में आत्महत्या करने का अधिकार, राइट टू डाई को फंडामेंटल राइट नहीं माना था, और ये कहा था किसी को भी अधिकार नहीं है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि 42 साल ये इतने लंबे समय तक कोई महिला लाइफ सपोर्ट पर हो और वो वेजिटेटिव स्टेट पर हो। वेजिटेटिव स्टेट का मतलब होता है कि वो लगभग कोमा की तरह हो, केवल उनका शरीर चल रहा है, माइंड शून्य है, कुछ कर नहीं सकते अपने आप। जो कुछ लाइफ सपोर्ट में मेडिकल ट्रीटमेंट के दौरान या फिर जो उनकी सहायक नर्सें हैं या जो उनके साथ के हैं वो उनका जो कुछ करें वो करें, बाकी नहीं कर सकते। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में इसका केस आया, तब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक्टिव यूथेनेशिया, देखिए यूथेनेशिया 2 तरह की है। यूथेनेशिया का मतलब अगर निकालना चाहें तो अपने आप को मारना या व्यक्ति को मारना। तो एक्टिव यूथेनेशिया का जो सवाल सामने आया तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक्टिव यूथेनेशिया को डिनाई कर दिया। एक्टिव यूथेनेशिया का मतलब होता है कि जहर देकर मार दो। कोई भी व्यक्ति अगर इतना बीमार है तो उसके मुंह पर तकिया रख, मतलब कोई एक साधन से उसकी हत्या कर दिया है, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसकी अनुमति भारत में नहीं दी जा सकती। हिंदू मैथोलॉजी, मैं मानता हूं हिंदू मैथोलॉजी में जीवन की कल्पना है, मृत्यु की कल्पना, मारने की कल्पना तो है ही नहीं। हम ये मानकर चलते हैं कि जन्म भी परमात्मा देता है और मृत्यु भी परमात्मा देता है, जितना कष्ट वो देना चाहता है उतना देता है। और
अगर उपनिषदों को पढ़ेंगे तो उपनिषद यही कहते हैं कि आपकी जीवन का एक एक क्षण बिल्कुल तय है, और जब आपको जन्म लेना है तब जन्म मिलेगा, जब मरना है तब मरेंगे, जब जिसको जैसे कष्ट मिलने हैं वैसे उसको मिलेंगे, केवल उसके सात्विक कर्मों से उसको कुछ इनहेंस या कम किया जा सकता है। यानी कि जो आप इस जन्म में कर रहे हैं उससे उसका फल अच्छा हो सकता है, अगर अच्छा फल मिलना है तो बहुत अच्छा हो सकता है, और अगर आपके साथ बुरा होना है तो और बुरा हो सकता है, या फिर आप अच्छा कुछ करते हैं तो बुरा होना है तो कम बुरा होगा। लेकिन यह तय है प्रारब्ध में कि आपके साथ वो होकर रहेगा जो पहले से आपकी चार्जशीट या फिर आपके सिस्टम में फीड कर दिया गया है, उतनी ही आपकी गाड़ी चलेगी, उसके बाद चले जाएगी। तो ऐसी परिस्थिति में किसी को जहर देने की अनुमति, एक्टिव यूथेनेशिया कैसे दिया जा सकता है? तब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय मैथोलॉजी या इंडियन मैथोलॉजी या हिंदू मैथोलॉजी को ध्यान में रखते हुए यह कहा कि पैसिव यूथेनेशिया दिया जा सकता है, एक्टिव यूथेनेशिया नहीं दिया जा सकता। अब ये एक्टिव और पैसिव यूथेनेशिया को डिफाइन करते हैं। एक्चुअली क्या है कि 1993 में ये जो अरुणा वाला जजमेंट आया, इसके पीछे 1993 में ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स में एक केस आया था। इस केस का नाम था एरिडेल NHS ट्रस्ट वर्सेस ब्लांड। इस केस में एक्टिव यूथेनेशिया की बात कही गई थी और यह कहा गया था कि लाइफ सपोर्ट उस पर हटाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त बहुत सारे देश, नीदरलैंड, बेल्जियम, इनमें पहले से एक्टिव यूथेनेशिया का कॉन्सेप्ट है कि अगर किसी व्यक्ति की जीने की संभावनाएं लगभग खत्म हो गई हो तो उसको जहर देकर मार दिया जाए, या उसको जैसे जानवरों को मार दिया जाता है इंजेक्शन लगाकर मार दीजिए, या जो भी तरीका अपनाएं और उसकी हत्या कर दीजिए। अब कोई भी व्यक्ति एक्टिव यूथेनेशिया, ये जो यूरोपियन कॉन्सेप्ट है, इसको भारत स्वीकार नहीं कर सकता। तब 5 जजेस की बेंच ने यह तय किया कि पैसिव यूथेनेशिया का मतलब होता है बचाने का प्रयास खत्म कर दो। यानी कि जो लाइफ सपोर्ट पर वो रखी हुई थी, लाइफ सपोर्ट उनका हटाया जा सकता है, उनको नेचुरल डेथ के लिए छोड़ा जा सकता है, लेकिन किसी की डेथ की नहीं जा सकती। अब इन दोनों बातों में फर्क है। सीधी सी बात है कि एक व्यक्ति को मार देना क्योंकि हमें लगता है कि वो जीवित नहीं रह सकता, हमें लगता है कि उसको बहुत कष्ट है, हमें लगता है कि उसको जीने से ज्यादा आराम मृत्यु में मिलेगा। बहुत बार लोग कहते भी हैं कि भाई वो रगड़ रगड़ के जी रहे थे और वो मृत्यु के तुल्य थी। मरने के बाद लोग कहते हैं जी गया व्यक्ति, मरने के बाद कहते हैं उनको संकट कटा, बहुत कष्ट में थे, बहुत कष्ट में थे। लेकिन ऐसे बहुत कष्ट में लोगों को अगर भारत में अनुमति दे दी जाएगी तो फिर आप समझ लीजिए कि लोग फिर हत्याएं खूब करने लगेंगे, क्योंकि बाद में इतना बड़ा देश है, इस देश में हत्या करने की अनुमति दी नहीं जा सकती, लेकिन व्यक्ति ये प्रूफ कर सकता है। और हमारे यहाँ तो रिश्वत भी ठीक ठाक चलती है, करप्शन भी ठीक रहता है कि भाई अनुमति ले ली गई और ये अनुमति ले ली गई, भाई अब इनका तो काम खत्म हो गया इसलिए इनको इंजेक्शन लगाकर मार दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा पैसिव यूथेनेशिया हम दे सकते हैं। पैसिव यूथेनेशिया का मतलब है कि अब उनको लाइफ सपोर्ट से हटा दिया जाए, उनका मेडिकल ट्रीटमेंट जो मशीनों के माध्यम से उनको जिलाया जा रहा था वो मशीनें हटाई जा सकती हैं, लेकिन अगर उनकी मृत्यु अपने स्वाभाविक मृत्यु से आए तो उस मृत्यु को बचाने के लिए प्रयास निष्क्रिय किए जा सकते हैं। इसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक और बड़ा जजमेंट आया जिसको कॉमन कॉज वर्सेस भारत संघ कहते हैं 2018 में। यह जजमेंट ही भारत का अभी तक का लैंडमार्क जजमेंट है कॉमन कॉज का। कॉमन कॉज के जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह तय किया कि भाई ये रोज रोज का जो आप यहां चले आते हैं इसको तय कैसे किया जाएगा कि मृत्यु के लायक है कि नहीं, और लाइफ सपोर्ट इसका हटा दिया जाए कि नहीं हटा दिया जाए। इस परिस्थिति में कॉमन कॉज के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि हर एक सीएमओ यानी कि जिले का जो सीएमओ है, ऐसी कोई परिस्थिति आती है तो एक प्राइमरी टीम बनाएगा और एक सेकेंडरी टीम बनाएगा। प्राइमरी टीम के पास ये सब्जेक्ट जाएगा जो भी कह रहा है कि भाई इनको मृत्यु चाहिए, तो प्राइमरी के पास जाएगा और ये प्राइमरी बोर्ड या प्राइमरी जो टीम बनेगी वो ये कहेगी, वो ये सिद्ध करेगी कि भाई इस व्यक्ति के जीने की संभावना बिल्कुल नगण्य है और लाइफ सपोर्ट पर इसको रखने से कोई लाभ नहीं होता, ये कभी जीवित नहीं हो सकता, ये कभी सही नहीं हो सकता। ये प्राइमरी कंसर्न प्राइमरी टीम के बाद
एक सेकेंडरी टीम के पास भी जाएगा, यानी कि सेकंड ओपिनियन के लिए जाएगा। ऐसा नहीं कि उन्होंने तय कर दिया तो फाइनल हो गया, सेकंड ओपिनियन के लिए भी एक टीम के पास जाएगा और वो टीम फिर से इस बात को एनालाइज करेगी और एनालाइज करने के बाद अगर उसको ये लगता है, उसको भी ये लगता है कि इनका लाइफ सपोर्ट हटा देना चाहिए, तो ऐसी परिस्थिति में लाइफ सपोर्ट हटाया जा सकता है। कॉमन कॉज की जजमेंट में ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अब ये डॉक्टरों की टीम अगर इधर उधर कुछ गड़बड़ कर दी तो ऐसी परिस्थिति में कि प्रोसीजर सही अपनाया गया है कि नहीं अपनाया गया है, एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की अनुमति लेना आवश्यक है। यानी कि प्राइमरी टीम, सेकेंडरी टीम, इन दोनों के बाद मेडिकल की जो रिकमेंडेशन इन्होंने की होगी, इन दोनों के बाद वो मैजिस्ट्रेट के पास जाएगी और मैजिस्ट्रेट के द्वारा इसको वेरीफाई किया जाएगा। वो प्रोसीजर को देखेगा, वो इसमें नियमों को देखेगा और ये वेरीफाई करेगा कि वाकई में इनको जाने के। और इसके अलावा वो मैजिस्ट्रेट अगर उनके परिवार वालों के स्टेटमेंट लेना चाहता है, जो भी करना चाहता है, वो अपनी कंफर्मेशन करेगा। कंफर्मेशन करने के बाद अनुमति देगा कि इनका लाइफ सपोर्ट हटा दिया जाए। मैजिस्ट्रेट के इस ऑर्डर पर अगर किसी को ऑब्जेक्शन रहता है तो वो सुप्रीम कोर्ट तक आ सकता है, मतलब अपील लेकर चला आ सकता है और फिर सुप्रीम कोर्ट तक उसको लगाया जा सकता है। आज का जो जजमेंट आया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, ऑनरेबल जस्टिस पार्टीवाला और ऑनरेबल जस्टिस विश्वनाथन की अदालत में था। ये केस एक यूनिक केस था। पंजाब यूनिवर्सिटी में एक व्यक्ति पढ़ने गया, लड़के की उम्र लगभग 20 साल की हुआ करती थी और जब वो वह पढ़ने गया तो उसमें जहां पीजी पर वो रहता था वहां से रात में किसी तरह से वो गिर गया से मतलब है कि वो वहां से चौथी मंजिल से लुढ़क गया। हरीश राणा नाम का व्यक्ति, लड़का, और वो पढ़ने गया था, अच्छी पढ़ाई कर रहा होगा, जो भी हुआ हो, लेकिन वो जब गिर गया तो हॉस्पिटल ले जाया गया। परिवार वालों ने उसकी मतलब जो भी देखरेख कर सकते थे वो की। वो तब से 2013 से लेकर अभी तक पिछले 13 वर्ष से, आज उसकी 32-33 वर्ष की आयु है, पिछले 12-13 वर्ष से लाइफ सपोर्ट पर रखा हुआ है। परिवार के लोग नेचुरली मदद कर रहे हैं, पिता लगातार लगा रहता है, माँ बाप का बेटा है, परिवार वाले पिछले 13 साल से लगातार लाइफ सपोर्ट में उसकी सेवा कर रहे हैं। बाद में उनको ये लगा कि अब इसका ये जीवित नहीं हो सकता, डॉक्टरों ने भी हार मान ली और परिवार ने भी हार मान ली। ऐसी परिस्थिति में वो हाई कोर्ट गए, वो सुप्रीम कोर्ट आए और सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति दी। सुप्रीम कोर्ट ने लेकिन साथ में आज ये भी कहा कि जो प्राइमरी टीम बनेगी और सेकेंडरी टीम बनेगी जिसकी रिकमेंडेशन चाहिए, ये सीएमओ पहले से नाम छांट कर रखे। जो सीनियर और काबिल लोग हैं, उसमें फिजिशियन हो सकता है, उसमें बाकी मतलब सभी अलग अलग फील्डों के हो सकते हैं, स्पेशलिस्ट चाहिए। उन स्पेशलिस्टों की हर एक सीएमओ एक लिस्ट बनाकर रखे, उनके अपॉइंटमेंट करके रखे, मतलब उनको चिन्हित करके रखे। और जब भी इस तरह का कोई केस आए तो प्राइमरी टीम और सेकेंडरी टीम, यानी कि प्राइमरी डॉक्टरों का मेडिकल जो इन्वेस्टिगेशन है वो करने वाले और सेकेंडरी इन्वेस्टिगेशन करने वाले, तत्काल उनको जैसी कोई एप्लीकेशन आती है सीएमओ के पास तो सीएमओ तत्काल उनको एक्टिव कर दे, वो उस पर इन्वेस्टिगेशन करें, दोनों टीमें अलग अलग तरीके से, और उनकी रिकमेंडेशन के आधार पर ही, केवल मैजिस्ट्रेट से वेरिफिकेशन चाहिए, उनकी रिकमेंडेशन के आधार पर तत्काल काम कर दिया जाए। इन लोगों को बार बार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ना आना पड़े। इतनी लंबी प्रक्रिया, वो भी मृत्यु के लिए, यानी कि कोई मृत्यु चाहता है उसके लिए इतनी लंबी प्रक्रिया अपनाई जाए और वो लंबे समय तक देश में भागता रहे और जुडिशरी का वो फेस करता रहे, वकीलों को फेस करता रहे, ये अच्छा नहीं है। इसलिए ऐसी स्थिति में जब कोई वेजिटेटिव स्टेट में हो और डॉक्टर ये कह दें कि अब इसके जीने की कोई संभावना नहीं है और लंबे समय तक ऐसा कुछ रहा हो, तो फिर इतने लंबे 42 साल और 40 साल तक बिस्तर पर लिटाने से अच्छा है कि उसको एक समय के बाद डॉक्टर जब हार मान लें तो उसकी एक मेडिकल रिपोर्ट बनाई जाए और अच्छे से अच्छे डॉक्टरों की टीम बनाई जाए, वो उसको वेरीफाई करें, उसके बाद उनको ऐसा किया जा सकता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आज हरीश राणा को मृत्यु के लिए, यानी कि उनके परिवार वालों को, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि उससे पहले हमने परिवार वालों को चैम्बर में बुलाकर स्पेसिफिकली बात करी। स्पेसिफिकली बात करने के बाद जब मैं संतुष्ट हो गया हूं तब यह दुखद आदेश मैं कर रहा हूं, और इस दुखद आदेश में मुझे बड़ा अफसोस है कि किसी व्यक्ति को सारे डॉक्टर मिलने के बाद भी बचा नहीं पाए, जबकि यह जिम्मेदारी राज्य की बनती है कि किसी व्यक्ति के प्राणों की रक्षा करे। लेकिन जब संभावनाएं बिल्कुल शून्य हो तब एक्ट ऑफ गॉड आता है और परमात्मा के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता। ऐसी परिस्थिति में पैसिव यूथेनेशिया दिया जा सकता है, यानी कि उनका लाइफ सपोर्ट हटा दिया जाए। लाइफ सपोर्ट हटाने के बाद वो नेचुरल मृत्यु में जितने दिन भी ले, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 10 साल, नेचुरल मृत्यु होनी चाहिए। कोई उनको अलग से इंजेक्ट करके या
या एक्टिव यूथेनेशिया नहीं दिया जा सकता और उनको मारा नहीं जा सकता। ऐसी परिस्थिति में और सुप्रीम कोर्ट का आज का आदेश मैं समझता हूं देश के प्रत्येक व्यक्ति को जानने वाला है। रामचंद्र षणमुगम का जो जजमेंट है वो एक बड़ा केस था। इसके अलावा कॉमन कॉज का जो जजमेंट है, ये 5 जजेस की बेंच की जजमेंट है। इन सबको फॉलो किया जा सकता है। कभी ना कभी किसी न किसी के सामने इस तरह की परिस्थिति आती है, इसलिए वो इस विषय को तैयार रखें कि कौन कौन से जजमेंटों के आधार पर कहां तक कहानी पहुंची और आज की तारीख में हम उसको कैसे डील करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।